Good evening all my dear students. So today we are starting our new topic, that is chemical equilibrium. ठीक है, ये काफी है ना बढ़िया चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, और इजी चैप्टर भी है, ज्यादा टफ चैप्टर नहीं मानता हूं मैं इसे, ठीक है ना, और अच्छा चैप्टर है काफी आपका समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इक्विलिब्रियम का जनरल मीनिंग क्या होता है? देखो, इक्विलिब्रियम का व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। किन रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा? ऐसी रिएक्शन जो दो डायरेक्शन में चल रही है। एक मेरे हाथ में कोई ब्लॉक रख दूं मैं सरफेस पर, मतलब मैं हाथ को सरफेस मान लेता हूं, और उसको अगर मैं F फोर्स लगा दूं इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? केवल आपका ब्लॉक इसी डायरेक्शन मूव करेगा, है ना। फ्रिक्शन एक्शन नहीं आता बेटा, मेरे को फिजिक्स में तो जनरल पूछ रहा हूं अभी, ठीक है। तो ब्लॉक मेरा इस डायरेक्शन मूव करना चालू हो गया, तो ये अभी रिएक्शन कितनी डायरेक्शन में चल रही है? एक ही डायरेक्शन। अब मैंने अपोजिट फोर्स भी लगा दिया, दोनों डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना। और अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड में सेम कर दूं, तो ब्लॉक मुझे कहां नजर आएगा? इक्विलिब्रियम पर। ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब सिस्टम वहीं पर रुक गया, ठीक है। अब अगर एक बाल्टी ली मैंने, उसमें h हाइट तक पानी भर दिया और नल के नीचे रख दी बाल्टी को, नल चालू कर दिया, ठीक है। अगर मैंने कल नल चालू करा है तो वाटर लेवल की हाइट कंटिन्यूसली क्या होगी? बढ़ेगी। अभी रिएक्शन के लिए कितनी डायरेक्शन में चल रही है? एक डायरेक्शन। मैंने बाल्टी में छेद भी कर दिया, ठीक है ना, और उसमें से पानी निकालना भी चालू कर दिया। अब कितनी डायरेक्शन में चल रही रिएक्शन? दो डायरेक्शन चल रही। दोनों की रेट अगर मैं सेम कर दूं, मतलब पानी के डालने की रेट और पानी के निकालने की रेट, क्या होगा? आपको वाटर लेवल की हाइट में कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। वापस ये सिस्टम कहां पर आ गया? इक्विलिब्रियम, है ना। दिस इज नाउ कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक, क्योंकि दो रिएक्शन लगातार आपको होती हुई दिख रही है। फोर्स भी दोनों लग रहे थे बट आपको नजर नहीं आ रहा है, सिस्टम आपको लग रहा है रुक गया है, बट इसमें तो दो रिएक्शन लगातार होती हुई नजर आ रही है। नल से पानी गिर भी रहा और पानी बाल्टी से निकल भी रहा। इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे सिस्टम में कोई भी चेंज नजर नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई आई विल से कि माय सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक, कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन कंटिन्यूसली चल रही हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट देयर इज नो चेंज इन द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। मेजरेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसे मेजर कर सकते हो। इन द प्रेजेंट केस इट इज अवर हाइट h, ठीक है ना। तो जैसा देश वैसा भेष वाली कहानी होती है। हमने मोल 1 भी पढ़ा था, ठीक है ना। मोल 1 में हमने सभी रिएक्शन इरिवर्सिबल मान के चली थी। इरिवर्सिबल मतलब जो केवल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अब इस चैप्टर के लिए हमें नए टाइप की रिएक्शन पढ़नी पड़ेंगी, जिन्हें हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, जो फॉरवर्ड में भी जाएगी एज वेल एज बैकवर्ड में भी जाएगी। और इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब दोनों की रेट सेम हो जाए, उसके बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। रेट सेम होने का मतलब उसके बाद न तो किसी रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन चेंज होगा, न ही किसी प्रोडक्ट का। रिएक्शन दोनों चल रही है, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, बट जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वापस उतना ही प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? रिएक्टेंट। अभी दिवाली का टाइम आएगा ना, तो गिव एंड टेक का सिस्टम होता है कि नहीं होता? सामने वाले ने अगर 50 का गिफ्ट दिया तो आप भी लगभग ढूंढ ढांड के 50 के आसपास का ही गिफ्ट दोगे ना उसको। 49 हो जाए, भले 51 तो होने नहीं देते हम लोग। तो ये भी क्या है? एक तरह से इक्विलिब्रियम हो जाए। तो इस तरह के सिस्टम है, गिव एंड टेक का है, कि वो देगा तो आपको भी उसे देना पड़ेगा, और इस तरह से दो कि दोनों सिस्टम। शादी ब्याह में भी आपने देखा होगा, हर एक कितने कितने रुपए देके गए नोट करके रखे जाते हैं, फिर उनके घर में कोई शादी होती तो वापस उतने उनको वापस कर दिए जाते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, गिव एंड टेक वाला सिस्टम। यहाँ पर बस रिएक्शंस के नाम बदल जाएंगे, नए टाइप की रिएक्शन कहलाएंगी कौन सी? रिवर्सिबल। आई मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें लिखना हमारा फर्स्ट की इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल, IRREVERSIBILE. The first type of reaction is our irreversible
रिएक्शन। इसका मतलब है रिएक्शन विच कैन प्रोसीड reaction which can proceed only in a single direction. Reaction which can proceed only in a single direction. That is, reactants can be converted into product. That is, reactants can be converted into product, but product cannot be converted into reactant. That is, reactant can be converted into product. Reactant तो product में बदल सकता है, but product cannot be converted into reactant by any condition. आप जमाने भर का कुछ भी तपस्या कर लो, ऐसे रिएक्शन में प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। और इस वजह से हम लोग अगर इनको जो शो करते हैं वो सिंगल एरो से, और अभी तक आपने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है उनमें आपने ये सिंगल एरो ही यूज करा है। ये सिंगल एरो क्या बताता है आपको? डायरेक्शन। इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे लिए रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो राइट हैंड साइड में अवेलेबल होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना, क्योंकि स्कूल एग्जाम में तो डिफरेंस भी पूछता है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईआर। आईआर मतलब इररिवर्सिबल रिएक्शन। और फर्स्ट पॉइंट इज प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन। पहला पॉइंट है हमारा प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट है रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय इस एरो से, सिंगल एरो से शो करा जाएगा। थर्ड पॉइंट बोलेंगे ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन। अब ये रिएक्शन कब तक चलती रहेगी? अगर मोल 1 से हम लोग देखें, है ना, अगर आपके पास दो रिएक्टेंट ए और बी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है रिएक्शन रुकने की या कंप्लीट होने की? या तो ए एल आर हो जाए, या बी, या दोनों में से, तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो, रिएक्शन वहीं पे क्या हो जाएगी आपकी? रुक जाएगी। उसके बाद वो आगे नहीं जाएगी। तो अब ये रिएक्शन कब तक चलती रहेगी? जब तक ए और बी आपके पास है। तो चूंकि ए और बी कभी ना कभी तो क्या होंगे आपके? खत्म होंगे, है ना। भले एक दिन में खत्म हो, 100 दिन में खत्म हो, बट कभी ना कभी तो खत्म होंगे ही होंगे। तो दैट्स व्हाई थर्ड पॉइंट यही हमारा ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन। और अगर कंप्लीशन पे जा रही है तो इनमें हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दैट्स व्हाई मोल 1 में मैंने खूब चिल्ला चिल्ला के आपको बोला भी था कि दो रिएक्टेंट आते ही अगर अमाउंट दिया गया है तो हमेशा पहले एलआर निकालते हैं ना। तो हम लोग फोर्थ पॉइंट ये बोलेंगे कि इन्वॉल्व्स एलआर, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको कंफर्म हो जाए ना कि हाँ, कुछ रिएक्शन ऐसी तो होती हैं जो हमेशा कंप्लीशन पर चली जाती, जिनको कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, मैंने आपको 100 के नोटों की गड्डी दी, ठीक है, और आपने उसको आग लगा दी, तो आग लगाने के बाद क्या होगा? वो किसमें बदल जाएगी? राख में। अब जिंदगी भर आप उसके सामने कोई भी तपस्या कर लो, वो राख वापस 100 के नोटों की गड्डी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो अगर 100 के नोटों की गड्डी मेरे रिएक्टेंट थी और राख प्रोडक्ट थी, तो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में बदल गया, बट अब प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में नहीं बदल सकता, कुछ भी कर लो। मतलब इन जनरल, है ना, ये तो समझाने के लिए 100 के नोटों की गड्डी से जल्दी समझ में आता है ना, नोटों की भाषा सब जल्दी समझते हैं। बट इन जनरल बोले तो ऑल कंबशन रिएक्शन। मैं अगर आपकी कॉपी जला दूं तो उसके बाद वो भी, पकड़ो मत, जलाऊंगा नहीं, है ना, कॉपी जला दूं उसके बाद क्या होगा आपको? वो भी राख में कन्वर्ट हो गई, वो कभी भी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकती। तो हम लोग एग्जांपल है ना कि जिससे हमें पता पड़े कि हाँ, ऐसी रिएक्शंस डेफिनेटली यूनिवर्स में होती हैं जो कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकती है ना। तो आप एग्जांपल डाल सकते हो ऑल कंबशन रिएक्शन,
ऑल कंबशन रिएक्शन, कॉमा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, कॉमा रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एटसेट्रा। ठीक है ना, इस तरह की रिएक्शन है विच कैन नेवर कम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बट इस चैप्टर का हमारा मेजर कंसर्न है कौन सी रिएक्शन? रिवर्सिबल। ठीक है, तो अब सेकंड लिखना हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। डिफरेंस बताना जरूरी है। तो सेकंड वन इज अवर रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें लिख लेना reaction which can proceed in both direction, reaction which can proceed in both direction, that is forward as well as in backward, that is forward as well as in backward. That is reactant can be converted into product, that is reactant can be converted into product as well as product can also be converted into reactant. ठीक है ना, तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट। ठीक है ना, तो अब आपका जो साइन हो जाएगा ना, देखो केमिस्ट्री में साइन की खूब इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये साइन लगा रहे हो, पिछले चैप्टर में हमने लगाया था, ये किसको डिनोट करता था? रेजोनेंस, है ना। अगर आप ये साइन लगा रहे हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी इरिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर आप दो एरो बना रहे हो, आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है कि मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा सकती है एज वेल एज बैकवर्ड में भी आ सकती है। तो यहाँ पर ये है आपका साइन। ठीक है ना, ऊपर वाला एरो कौन सी डायरेक्शन को बताएगा? आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, और नीचे वाला एरो बताएगा आपको बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और रिएक्शन जैसी भी लिखी हुई होती है उसमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले ही हमारे लिए क्या होंगे? रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड वाले क्या होंगे? प्रोडक्ट। तो अगर आपसे एफडी मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए बोल रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है? जिसमें ए और बी कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? सी और डी। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट। बट अगर आप बीडी की बात करोगे, है ना, बीडी मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब अब सी और डी कन्वर्ट होंगे किसमें? ए और बी। तो अब आपके लिए ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, और जब भी रिएक्शन जिस फॉर्म में लिखी होती है, कॉमनली हमारा कन्वेंशन फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही मान के रिएक्टेंट प्रोडक्ट बताने का होता है। ठीक है, अब अगर आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे तो मुझे तो क्या यहीं पे चेंज करना है? प्रोसीड इन क्या हमारा? बोथ डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेड बाय क्या? डबल एरो, है ना। उधर हमने ऑलवेज बोला था, इधर हम लोग बोलेंगे नेवर। जिंदगी भर, नेवर का मतलब है जिंदगी भर। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, आपकी कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन आपने ली है, वो कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम पर आएगी ही आएगी। और एक बार इक्विलिब्रियम पर आ गई, उसके बाद वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी कंप्लीटेड। और अगर कंप्लीट नहीं होगी तो इन रिएक्शंस में क्या होगा हमारा? नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन। इनमें कभी भी कोई आपको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं मिलने वाला। मतलब इन चारों में से आप कभी भी किसी को जीरो
नहीं लिख सकते हो। स्टार्ट में हो सकते हैं जीरो। स्टार्ट में कौन कौन जीरो हो सकता है? प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने का मोल 1 में मैंने काफी समझाया था आपको कि बेसिक पर्पस ऑफ डूइंग या परफॉर्मिंग एनी केमिकल रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। तो अब इस रिएक्शन में शुरुआत में आप किस किस को लोगे? ए और बी। तो ये दोनों हो सकते हैं आपके जीरो हो, बट उसके बाद फिर कोई भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन चालू हुई ए और बी भी रहेगा ही, उनकी कुछ क्वांटिटी कन्वर्ट हो गई किसमें? सीओडी। ए और बी पूरे खत्म नहीं हो सकते हैं तो वो भी पड़े हुए हैं और सीओडी भी बने रहेंगे। तो इनमें T इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू जीरो का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट करी जाती है उस पर तो प्रोडक्ट जीरो हो सकते हैं, बट उसके बाद कभी भी कोई चीज जीरो होने वाली नहीं, ठीक है ना। तो नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन। और खूब सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे फेबर प्रोसेस से किसको बनाया जाता है? अमोनिया, है ना। अब जैसा देश वैसा भेष। हमने मोल 1 में भी ये रिएक्शन करी थी, तब वन ने साइन सिंगल डाला था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का, बट एक्चुअली ये रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में होती है ना। हमारा इस चैप्टर का पर्पस ही है पहले इक्विलिब्रियम को समझना है, इक्विलिब्रियम होता क्या है, फिर इक्विलिब्रियम ऐसे फैक्टर लगाने हैं जिससे हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को क्या कर सकें और बढ़ा सकें। क्योंकि इस रिएक्शन को अगर आप करवा रहे हो तो यूर बेसिक पर्पस इज टू फॉर्मेशन ऑफ क्या? अमोनिया। तो आप ऐसे फैक्टर डालना चाहोगे जिससे ये रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा किस डायरेक्शन में जाए? फॉरवर्ड। जितनी ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी अमोनिया का प्रोडक्शन उतना ही बढ़ेगा। और अमोनिया वर्ल्ड वाइड काफी इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, ठीक है ना। जिस कंट्री में अमोनिया का प्रोडक्शन जितना ज्यादा होता है, बोला जाता है वो कंट्री उतनी प्रोस्पेरस होती है, मतलब समृद्ध देश माना जाता है उसे, क्योंकि अमोनिया का कंजम्पशन काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग बाद में आएंगे कि पहले इक्विलिब्रियम को समझे, फिर उन फैक्टर्स को देखेंगे जिससे रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल कि आखिर साइंटिस्ट को आइडिया कैसे आया कि कोई रिएक्शन हो सकती है रिवर्सिबल, है ना। तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं और इक्विलिब्रियम होता क्या है उसको समझे, है ना। साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? Fe सॉलिड के ऊपर स्टीम, स्टीम का मतलब क्या होता है? H2O वेपर, उसे पास करवा रहे थे, ठीक है। एक पॉइंट में बताना भूल गया, वो मेंशन कर दीजिएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में मेंशन करना। 5th पॉइंट और बना लेना कि टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर। टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में मेंशन कर देना टेक्स प्लेस इन क्लोज कंटेनर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? अगर रिएक्शन ओपन कंटेनर में होगी तो जो भी प्रोडक्ट वगैरह होगा उसका एटमॉस्फेयर में एस्केप करने का चांस क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर वो भाग गया तो फिर तो रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होता है। बट अगर क्लोज कंटेनर होगा तो रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांस बढ़ सकते हैं। इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा किस तरह के कंटेनर में करवाई जाएगी? क्लोज कंटेनर, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑलवेज कैरिड आउट इन क्लोज कंटेनर। तो अगर मैं Fe सॉलिड के ऊपर स्टीम को पास करवा दूं वेपर को, तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा? ये साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस बना, है ना। बस उनसे गड़बड़ ये हो गई कि उन्होंने OC मतलब इस रिएक्शन को ओपन कंटेनर में करवा दिया। तो अभी ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी कि इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल, क्योंकि H2 जो प्रोड्यूस होगी ये कहां भाग जाएगी? आपके एटमॉस्फेयर में। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, IR, है ना। अब उनके दिमाग में फिर से आया कि यार उल्टा करवा के तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो उन्होंने Fe3O4 सॉलिड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करवाई फिर से, ठीक है ना। एंड दे फाउंड कि वापस स्टीम का फॉर्मेशन हुआ और आयरन सेपरेट हो गया, 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O वेपर स्टीम। बट अगेन दे डिड दिस रिएक्शन इन द ओपन कंटेनर। तो अब भी ये रिएक्शन किस तरह की है? इरिवर्सिबल, क्योंकि अब कौन एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएगा? स्टीम, ठीक है ना। बट ये जरूर था कि इस एग्जांपल से उन्हें ये आइडिया मिल गया कि देयर आर सर्टेन रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट भी किस में बदल सकते हैं? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट भी वापस किस में बदल सकते हैं? रिएक्टेंट। ये आइडिया मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अगर ऐसा हो सकता है तो इस तरह के रिएक्शन को कभी भी दो अलग अलग बार करवाने की हमें जरूरत नहीं है, है ना। हम क्या करवा दें? बस इसी कंटेनर को ओपन की जगह
क्लोज कर दें। जैसे ही आप क्लोज करोगे, स्टार्टिंग में तो आपने यही लिया है ना, स्टार्टिंग में हमेशा रिएक्टेंट ही लिए जाते हैं। आपने Fe सॉलिड और H2O को लिया, वो दोनों रिएक्ट करके Fe3O4 सॉलिड और H2 गैस बना रहे थे। बट चूंकि आपने कंटेनर किस तरह का कर दिया है, क्लोज्ड सीसी मतलब क्लोज कंटेनर, तो शुरुआत में तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चालू हुई, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में जैसे जैसे गई, इन दोनों का अमाउंट धीरे धीरे करके क्या होने लग गया, कम। इन दोनों का अमाउंट धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ही ये दोनों कंटेनर में आए, कंटेनर क्लोज है, एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकते। हमने ऊपर देख लिया कि साइन है ना, हमें कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है या नहीं ये पता करने की जरूरत नहीं, बाकी क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया ही होगा, इस पूरे चैप्टर में हर रिएक्शन रिवर्सिबल ही दी रहेगी। ये तो बस मैं ओरिजिन बता रहा हूं समझाने के लिए कि अब अगर ये दोनों सफिशिएंटली क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो गए, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि दिस टू कैन आल्सो कंबाइन एंड वापस किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, Fe और H2O। तो जैसे ही कंटेनर में ये दोनों आए, इन दोनों ने भी रिएक्ट करके वापस इनमें बदलने की कोशिश करी, मतलब मेरी रिएक्शन किस डायरेक्शन में भी स्टार्ट हो गई, बैकवर्ड में भी। तो अपने आप ये रिएक्शन क्या हो गई मेरी, अब रिवर्सिबल। ठीक है। ऊपर वाली मैंने बोला ही था कि FD फॉरवर्ड डायरेक्शन बोली जाती है, और RF लिख लेना ब्रैकेट में। नीचे वाली को हम लोग BD और RB। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RF एंड RB? RF का मतलब है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या डायरेक्शन है ना, इनफैक्ट रिएक्शन बोलना चाहिए। R मतलब रेट, F मतलब फॉरवर्ड। तो RF स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली RB स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ किसके, हमारा बैकवर्ड रिएक्शन। अगर T इक्वल टू 0 पे बोला जाए, T इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, जब आप किसी रिएक्शन को क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो है ना। रिएक्शन को स्टार्ट करते वक्त आप कंटेनर में केवल और केवल किसे लोगे, रिएक्टेंट को। ठीक है। तो उस समय आपकी रिएक्शन केवल किस डायरेक्शन में जा रही होगी, फॉरवर्ड में। मतलब RF जो होगा मेरा वो मैक्सिमम होगा जितना हो सकता है। ठीक है ना। T इक्वल टू T है ना, ये हम लोग टाइम लिखेंगे भी, एक अभी क्वेश्चंस में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। T इक्वल टू T कोई जनरल टाइम है, तो अब इसमें मेरे पास रिएक्टेंट भी है और एज वेल एज प्रोडक्ट भी है, दोनों है। ठीक है। दैट मीन मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रही है और बैकवर्ड में भी। बट RF की रेट क्या हो गई है, पहले से कम। क्यों, शुरुआत में रिएक्टेंट मैक्सिमम होंगे क्वांटिटी में, तो उनकी रिएक्ट करने की रेट भी ज्यादा थी। अब रिएक्टेंट पहले से क्या हो चुके हैं, कम, तो उनकी रिएक्ट करने की रेट भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। तो RF तो कम हो गया, बट RB क्या होगा, शुरुआत में RB कितना था, अब RB धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एक चीज मैक्सिमम से कम हो रही है धीरे धीरे, एक चीज 0 से बढ़ रही है, कभी ना कभी तो क्या होगा, दोनों बराबर हो, बराबर होते ही क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। उसके बाद जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, मतलब मुझे सिस्टम में कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोला जाता है, जो डायनेमिक नेचर का होता है। ठीक है ना। तो हम लोग फाइनली लिखेंगे T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, जिस पर मेरे पास रिएक्टेंट भी होगा एज वेल एज प्रोडक्ट भी होगा, बट RF और RB आपस में बराबर हो गए। दैट्स व्हाई आवर सिस्टम हैज अटेन्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना। डायनामिक है, ये जरूर ध्यान रखना, इट इज नॉट स्टैटिक, बिकॉज है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज रिएक्शंस आर स्टिल रनिंग, दोनों रिएक्शन चल रही हैं, बट इस तरह से चल रही हैं कि यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम चेंज। किसी में भी आपको कोई भी चेंज नजर नहीं आने वाला है, चाहे प्रेशर की बात करो, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की, मोल्स की, कंसंट्रेशन की, वेट की, सब चीजें सिस्टम की कांस्टेंट हो चुकी हैं। इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि आवर सिस्टम हैज अचीव्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई हम डेफिनेशन जो देंगे, जैसे नीचे डेफिनेशन लिख लेना,
फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, equilibrium is defined for a reversible reaction. Equilibrium is defined as the point oblique time oblique situation, कुछ भी. Equilibrium is defined as point oblique time oblique situation at and after which rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction becomes equals to rate of backward reaction. ठीक, ये ध्यान दीजिएगा. इक्विलिब्रियम का मतलब रेट का बराबर होना है, कंसंट्रेशन का नहीं. कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर बोलोगे तो कंसंट्रेशन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग? कांस्टेंट. हो सकता है चारों का अलग अलग हो, इसके हो सकता है 5 मोल बचे हो इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि दोनों का रिएक्टिंग रेशियो भी क्या है? अलग अलग. दे आर रिएक्टिंग विच रेशियो? 3:4. तो अगर मैंने इसके 10 मोल लिए और इसके 10 मोल लिए तो डेफिनेटली अगर इसके 3 खत्म हुए तो इसके 4 खत्म हुए, तो इसके बचे कितने? 7, इसके 6. दोनों के मोल्स क्या है? अलग अलग, बट वो क्या हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पर जाकर? कांस्टेंट. अब इसके 7 ही बने रहेंगे और इसके हमेशा 6. तो बी केयरफुल. रेट के टर्म्स में बोलेगा तो इक्वल होना जरूरी है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में पूछेगा तो कांस्टेंट होना जरूरी है. तो इसे भी भले आप लिख ली, मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना. और दैट्स वाई अगर आपसे ग्राफ पूछे, जैसे ग्राफिकल क्वेश्चन अच्छे होते हैं, अलोंग वाई एक्सिस है रेट और एक्स एक्सिस है मेरा टाइम. पहला है ना, ऊपर वाला आरएफ मैक्सिमम से चालू हो रहा, नीचे वाला आरबी 0 से चालू हो रहा है. फिर है मेरा रेट वर्सेस टाइम. कि मान लीजिए मुझे इस तरह से 3 ग्राफ बना के दे दिए. अब अगर मुझसे पूछा जाए है ना, आउट ऑफ दिस 3 विच वन रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम, है ना, विच वन रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम, है ना. फर्स्ट वाला इक्विलिब्रियम नहीं है ना, नो इक्विलिब्रियम. वाई? इक्विलिब्रियम का मतलब रेट का बराबर होना है एज वेल एज कांस्टेंट भी होना है. तो फर्स्ट में केवल रेट क्या हुई है? कांस्टेंट हुई है, बराबर नहीं हो पाई है, ठीक है ना. सेकंड में भी आप बोलोगे तो क्या हो गया? रेट आपकी कांस्टेंट हो गई है कुछ समय के बाद, ठीक है, बट इक्वल नहीं हुई है. और थर्ड में क्या है हमारा? रेट इक्वल हुई और उसके बाद क्या हो गई आपकी? कांस्टेंट. तो ओनली थर्ड सिचुएशन शोज क्या हमारा? इक्विलिब्रियम. जैसे ग्राफिकल क्वेश्चन जो अच्छे बन सकते हैं वो पूछ सकता है आपसे, है ना. तो फर्स्ट में रेट्स केवल कांस्टेंट हुई है, सेकंड में भी रेट केवल क्या हुई है आपकी? कांस्टेंट. थर्ड में रेट जो है वो मेरी कांस्टेंट प्लस इक्वल दोनों हो गई. तो दैट्स वाई थर्ड सिचुएशन रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम, है ना. इस पॉइंट को ही आप अपना
इक्विलिब्रियम पॉइंट बुलाते हो, है ना। इस टाइम को आप अपना टी इक्विलिब्रियम बोलते हो। और डायनेमिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके बाद आपको अब सिस्टम में कोई भी चेंज नजर आने वाला नहीं है ना, क्योंकि रेट दोनों की, टाइम भले आगे बढ़ रहा है बट रेट किसी की भी चेंज नहीं हो रही। दैट्स व्हाई इट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो आप इसे केस 1 बना सकते हो कि अगर आपसे रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ पूछे जाए। केस 2, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के अगर मैं ग्राफ बोलता हूं, नाउ अलोंग y एक्सिस वी हैव कंसंट्रेशन, अलोंग x एक्सिस वी हैव टाइम, ठीक है ना। रेट में RF ऊपर रहेगा, RB नीचे रहेगा। कंसंट्रेशन में कौन ऊपर रहेगा? मेरा रिएक्टेंट, क्योंकि इनिशियली वो था, और प्रोडक्ट आपका 0 शुरुआत में। तो ये इस तरह से है मेरे, this is for reactant or this is for product. So concentration versus time we are also plotting 3 ग्राफ। अब अगर मुझसे पूछा है कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, सेकंड भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, थर्ड भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो विच सिचुएशन रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम? ऑल 3। मैं आपसे पहला डिफरेंस वही दूर करना चाहता हूं, रेट का इक्वल होना कंपलसरी है। इक्वल होने के बाद कांस्टेंट होंगी। कंसंट्रेशन का केवल क्या होना जरूरी है? कांस्टेंट। और आप तीनों ग्राफ्स में देखिए, कुछ समय के बाद मैंने लाइन ऐसी खींची है, उसके बाद मैं कंसंट्रेशन क्या दिखा रहा हूं? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मीनिंग ही क्या हो गया कि टाइम भले चेंज हो रहा है बट कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑल 3 सिचुएशन रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम। तीनों का मीनिंग अलग अलग है, उस मीनिंग में तो हम आगे की क्लासेस में आएंगे, बट एट प्रेजेंट ऑल 3 ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना है, बराबर होना नहीं है। तो आप देख सकते हो ये मेरा इक्विलिब्रियम टाइम है, जिसके बाद है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन क्या हो चुके हैं? बराबर, है ना। इनफैक्ट आप मीनिंग पूछना चाहो तो मीनिंग भी बता सकता हूं। पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट खूब ज्यादा कम हो चुका है और प्रोडक्ट खूब ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब ये रिएक्शन आपका किस तरह की फेवरेबल हो गई? आप चाहो तो इसे बोल सकते हो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रोडक्ट फेवरेबल, बोल सकता हूं, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट किस में बदल गया? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट खुद खत्म हो गया है, 0 तो हो नहीं सकता है, कांस्टेंट तो होना ही है, प्रोडक्ट में बदल गया। फर्स्ट वाली रिएक्शन को बोलूंगा तो मैं रिएक्टेंट फेवरेबल। क्या मीनिंग है रिएक्टेंट फेवरेबल, प्रोडक्ट फेवरेबल का? प्रोडक्ट फेवरेबल का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट कम स्टेबल है, इसलिए रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। बट चूंकि कंसंट्रेशन कुछ समय के बाद कांस्टेंट हो गए, इसका मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर इरिवर्सिबल होती तो रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली कहां टच कर जाता? 0 पर। बट वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो गई और फेवरेबल प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट कम स्टेबल। रिएक्टेंट फेवरेबल का मतलब क्या है? रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट अनस्टेबल, दैट्स व्हाई रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट होना नहीं चाह रहा है। ऊपर थोड़ा सा कन्वर्ट तो हुआ है, आपने कोई रिएक्शन चालू करी तो रिएक्शन चालू तो हो गई, बट जैसे ही उसने देखा यार कि स्टेबिलिटी तो मेरी ज्यादा है तो मैं क्यों कन्वर्ट हूं, वो थोड़ा सा कन्वर्ट होकर वहीं पर क्या हो गया? आपका रुक गया, ठीक है ना। प्रोडक्ट भी थोड़ा सा बढ़ के वहीं पर क्या हो गया? आपका रुक गया, इक्विलिब्रियम आ गई। और थर्ड वाली सिचुएशन में क्या है ना, बोथ आर इक्वल फेवरेबल, तो रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट इक्वली फेवरेबल है।
हमारे लिए जो जनरल रियल लाइफ से देखा जाए कौन सी सिचुएशन तीनों में से बेस्ट होगी? फर्स्ट वन। हम चाहते हैं कि हमेशा रिएक्शन किस तरह की हो? प्रोडक्ट फेवरेबल हो, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले। चलो नेक्स्ट लिखना अब हमारा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें लिखना है ना कि इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के होते हैं। लिख लो इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स। इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स। First is our physical equilibrium. Equilibrium are of two types. First is our physical equilibrium, जिसमें लिखना equilibrium established for physical process। फिजिकल इक्विलिब्रियम से मीनिंग है हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस। ठीक है ना? दैट इज फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक फेस का दूसरे फेस में जाना। सॉलिड का किस में बदलना? लिक्विड। लिक्विड का गैस या सॉलिड का गैस में, या एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म का दूसरे डायमंड का किस में बदलना? ग्रेफाइट में। बॉन्डिंग में देख चुके हम लोग। व्हाइट फास्फोरस का किस में बदलना? रेड फास्फोरस। बता दिया था ना व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस, ठीक है ना? तो ये एलोट्रोपिक चेंज हो गया हमारा। इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है? हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम। कोई रिएक्शन नहीं हो रही है बट एक फॉर्म किस में बदल रहा है? दूसरे फॉर्म में। तो आप लिख सकते हो दैट इज फेस ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? दैट इज फेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलोट्रोपिक चेंज। दैट इज फेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलोट्रोपिक चेंज। मतलब एक दो एग्जांपल जैसे लिखने हो तो H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, मतलब पानी और बर्फ का कहां पर आ जाना? इक्विलिब्रियम आएंगे, ठीक है ना? H2O लिक्विड टू H2O वेपर, इनका इक्विलिब्रियम पर आना, है ना? C डायमंड, C ग्रेफाइट, इफ यू रिमेंबर हमने बताया था डायमंड ग्रेफाइट को डायमंड में बदलने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर। टेम्परेचर था अराउंड 1600 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर था 50,000 से 60,000 एटीएम। उन कंडीशन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम से प्रूव करके दिखाएंगे, है ना? वहां पर तो मैंने याद रखने के लिए बोला था ना। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को आप फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलोगे। और सेकंड होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकेंड वन इज अवर केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें लिखना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश फॉर equilibrium established for chemical reactions। ठीक है ना? हमारे लिए मेजर यही है। 95% केसेस में प्रॉब्लम्स वगैरह में के लिए ही यूज होगा। हाँ, बाद में जरूर कंडीशंस देखने के लिए हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम पर भी आएंगे। तो हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम, इनमें केमिकल रिएक्शन आएंगी। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया ही अभी, N2 + 3H2 गिव्स क्या? 2NH3। रिएक्शन हो रही है और उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, है ना? H2 + I2 गिव्स 2HI, है ना? PCl5 आपको याद होगा,
sp3d हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसको हल्का सा भी गर्म करते ही इसके एक्सियल बॉन्ड्स वीकर और लॉन्गर होते हैं, टूट जाते हैं, बताया भी था मैंने आपको। और ये PCl3 प्लस किसमें टूट जाता है आपका Cl2। ये भी रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पर आ जाती है, ठीक है ना। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मेजरली वी विल डील विथ केमिकल इक्विलिब्रियम, बट हमें पता होना चाहिए फिजिकल का मीनिंग क्या है और केमिकल का क्या है। एक में केवल प्रोसेस नजर आएगी, एक ही फॉर्म, दो अलग अलग, एक ही सब्सटेंस, है ना। ये भी कार्बन वो भी कार्बन, बस फॉर्म अलग अलग है। ये भी वाटर ये भी वाटर, बस फॉर्म अलग अलग। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट पूरा अलग होगा, प्रोडक्ट पूरा आपका अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखना हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऑल दिस कैन बी आस्क्ड इन द थ्योरेटिकल फॉर्म इन जेई ऑल्सो एज वेल एज बोर्ड में। तो आपसे स्कूल के एग्जाम में तो पूछेगा ही, है ना। बोर्ड जेई में बस इनको ऑप्शन बना के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या फॉल्स। तो अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे। पहला पॉइंट तो है हमारा इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड। Our first point is equilibrium can be established from any direction. Equilibrium can be established from any direction. आप इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन से अटेंड कर सकते हो ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कहां से चालू करो, रिएक्टेंट से। अगर मैं आपको a प्लस बी गिव c प्लस डी देता हूं, ठीक है, अगर मैंने शुरुआत में a और b दिया तो ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाके अटेंड होगा, फॉरवर्ड में, है ना। इस फर्स्ट पॉइंट का आप जस्टिफिकेशन के लिए एग्जांपल भी लिखना कि अगर मेरी रिएक्शन सपोज करो a प्लस बी गिव c प्लस डी है और स्टार्ट में दैट इज t इक्वल टू 0, मैंने इसके तो a मोल दिए, इसके b मोल, तो अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कभी ना कभी तो ये इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करेगी। और अब ये किस डायरेक्शन में जाके करेगी, फॉरवर्ड में, है ना। बट फर्स्ट सिचुएशन, अगर मैं आपको स्टार्ट में, है ना, इन दोनों को नहीं दिया मतलब 0 0, अब मैं केवल इनको दे दूं आपको C और D, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों 0 0 है। तो अब ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम पर तो आएगी ही आएगी, बट किस डायरेक्शन से चल के आएगी, बैकवर्ड से, क्योंकि रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। हमें बस ये है कि मोल में इसको इस तरह से देखने की आदत नहीं है, अच्छा नहीं लगता मन में, तो आप चाहो तो बस इसको क्या कर देना, उल्टा लिख लेना, तो वो कर सकते हो आप। बट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, फॉरवर्ड से जाके भी या फिर बैकवर्ड, है ना। सेकेंड पॉइंट लिखना second point is at equilibrium rate of forward reaction, at equilibrium rate of forward reaction and backward reaction, at equilibrium rate of forward reaction and backward reaction becomes equal, rate of forward reaction and backward reaction becomes equal and constant, बराबर भी हो जाएंगी और कांस्टेंट भी हो जाएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। Equilibrium is dynamic in nature. Fourth property, there is no change there is no change in any of the measurable property. There is no change in any of the measurable property
ब्रैकेट में लिख लेना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें आप मेजर कर सकते हो ना, प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड, properties which can be measured, that is pressure, volume, concentration, temperature, pressure, volume, temperature, concentration, moles, मास, है ना, कॉमा कलर, कभी कभी कलर के टर्म्स में भी बात कर सकता है आपसे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ए सब्सटेंस है जो ग्रीन कलर का है और बी सब्सटेंस है जो आपका रेड कलर का है, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। तो शुरुआत में ग्रीन कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, काफी ज्यादा। अब ये रिएक्शन आगे बढ़ी तो क्या होगा, ग्रीन कलर की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी और रेड की बढ़ेगी, अगर कलर्ड सब्सटेंस हुआ तो, जो होते भी हैं, ठीक है ना। और कुछ समय के बाद क्या होगा मेरा, अगर मुझे बोलता है कि आफ्टर दिस टाइम इंटेंसिटी ऑफ कलर चेंज होना बंद हो गई, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज हो रही थी अमाउंट की वजह से, तो अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा था। इक्विलिब्रियम के बाद दोनों के अमाउंट क्या हो गया आपके, कांस्टेंट। तो कभी कभी कलर भी डाल सकता है आपसे, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज कर देना। देयर इज नो चेंज इन एनी ऑफ द मेजरेबल प्रॉपर्टी आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अटेनमेंट के बाद इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट हमसे पूछ सकता है कैटालिस्ट डालने पर क्या होगा। कैटालिस्ट का नाम सुना होगा आप सभी ने। कैटालिस्ट का पर्पस क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करना, है ना। खैर स्लो भी कर सकता है, पॉजिटिव होगा तो फास्ट करेगा, नेगेटिव होगा तो स्लो। नॉर्मली हम लोग फास्ट ही बोलते हैं। तो हमसे पूछ सकता है कैटालिस्ट डालने पर क्या होगा। कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, बस कैटालिस्ट क्या करेगा, ये जो टाइम लग रहा था इक्विलिब्रियम के लिए उसको थोड़ा या तो कम कर देगा या बढ़ा देगा, बस इसी को चेंज कर पाएगा, बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें ये भी ध्यान रखना है ना, कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट है ना एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, and there is no effect of catalyst at equilibrium situation. It can only alter time required for attainment of equilibrium. It can only alter time required for अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये केवल इक्विलिब्रियम को जो एस्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा उसी को क्या कर सकता है आपका, चेंज करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिख लेना अभी के लिए कि एट इक्विलिब्रियम, अब ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, बस याद रखना आपको अभी, है ना, डेल्टा जी इक्वल टू 0। इस पे हम लोग बाद में आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स का फंक्शन है। तो बस अभी इतना ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं अगली चीज, हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो नेक्स्ट चीज इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, और इसे प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे आपके गुल्डबर्ग एंड वागे, WAAG, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, A + B गिव्स C + D, है ना। अब इसमें ये रिएक्टेंट है आपके, ये क्या है हमारे प्रोडक्ट।
ठीक है ना। स्कूल एग्जाम में खूब पूछा जाता है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। तो पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट लिखना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन according to law of mass action rate of forward reaction according to law of mass action rate of forward reaction is proportional to rate of forward reaction is proportional to product of active mass of the reactants proportional to product of active mass of the reactants and rate of backward reaction and rate of backward reaction is proportional to product of and rate of backward reaction is proportional to product of active mass of the products product of active mass of the products। ये स्टेटमेंट है, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं मैं ना। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट होगी वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी, है ना। एक्टिव मास क्या है इसको मैं समझा रहा हूं अभी। और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होगी वो आपका प्रोडक्ट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर आप इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या लिखा जाता है, आरएफ। प्रोपोर्शनल बोला है तो प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है ना। रिएक्टेंट क्या क्या है यहाँ पर आपके लिए, ए और बी, ठीक है ना। तो एक्टिव मास को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जो आपको मोल में ध्यान हो तो कंसेंट्रेशन का भी साइन होता था, है ना। तो दोनों का साइन सेम ही होता है ना। तो आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। सिमिलरली आर बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन जो गुल्डबर्ग एंड वागे ने बोला। अब चूंकि प्रोपोर्शनल है तो डेफिनेटली यहां पर आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालना ही पड़ेगा। तो हम ऊपर वाले में कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, के। गैसियस स्टेट में भी देखा था, है ना। P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v और P इक्वल्स टू क्या करा था हमने, K इंटू 1/v। बस चूंकि ये F है तो मैंने इसको KF लिख दिया। तो RF इक्वल्स टू KF A इंटू B, ठीक है ना। और सिमिलरली RB इक्वल्स टू KB C इंटू D। ठीक है। तो आर एफ इक्वल्स टू के एफ ए इंटू बी, आर बी इक्वल्स टू के बी सी इंटू डी लिखना। वेयर के एफ एंड के बी आर कांस्टेंट, के एफ के बी दोनों कांस्टेंट है। वेयर के एफ एंड के बी आर कांस्टेंट known as where kf and kb are constant known as velocity constant, kf and kb are constant known as velocity constant oblique rate constant, है ना। या velocity constant बोल सकते हो या फिर rate constant of forward and backward reaction respectively, of forward and backward reaction respectively, है ना, which changes with temperature and catalyst,
KF और KB फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट है विच चेंजेस विथ टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कभी पूछे तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, है ना, कि KF KB की वैल्यू टेम्परेचर के साथ भी चेंज हो सकती है और कैटालिस्ट के साथ भी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इक्विलिब्रियम की निशानी क्या होती है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? RF और RB का बराबर होना चाहिए। तो कैन आई राइट KF into A into B should be equals to KB into C into D। लिख सकता हूं क्योंकि आपने बोल ही दिया इक्विलिब्रियम पर दोनों रेट बराबर हो जाएंगी। ठीक है, दोनों K के एक तरफ ले आता हूं, KF अपॉन KB इक्वल्स टू C इंटू D अपॉन A इंटू B। क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद ABCD किसी में भी कुछ चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि उसके बाद किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आना, है ना। तो ये चारों क्या हो गया आपके? कांस्टेंट। तो RHS क्या हो गया? कांस्टेंट। और अगर आप LHS को देखोगे तो LHS तो वैसे भी दो कांस्टेंट का रेशियो है और दो कांस्टेंट का रेशियो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो नीचे लिखना हमारा एट इक्विलिब्रियम ratio of KF to KB at equilibrium ratio of KF to KB is a constant, is a constant known as इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। केयरफुल रहिएगा, ये वाले रेट कांस्टेंट, यहाँ क्या वर्ड यूज करा था हमने? वेलोसिटी कांस्टेंट। नाउ वी आर यूजिंग द वर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ KF टू KB इज कांस्टेंट नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय K और नीचे से EQ लिखा हुआ मिलेगा बस, रिप्रेजेंटेड बाय KEQ and its numerical value changes only and only with temperature. Its numerical value changes only and only with temperature. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू केवल और केवल टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। दुनिया का और कोई भी फैक्टर है ना, ब्रह्मा जी का इसको वरदान मिला हुआ है कि टेम्परेचर के अलावा इसकी वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हम लोग तुच्छ प्राणी है, ब्रह्मा जी के वरदान के साथ छेड़खानी मत करना, क्योंकि आप लोग करोगे कमिंग क्लासेस में, ठीक है ना। और ब्रह्मा जी क्या कर देंगे? भस्म कर देंगे, ऐसे आम बूम बूम छू, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि K इक्विलिब्रियम, है ना, ये आपके चैप्टर का पहला फॉर्मूला भी आ गया है। यूज कम होगा बट किसी किसी क्वेश्चन में करा सकता है कि KF अगर 20 है और KB आपका 5 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? सीधे रेशियो ले लोगे कितना? 4। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बोल सकते हो, है ना। KF KB टेम्परेचर और कैटालिस्ट दोनों से चेंज हो रहे थे, बट K इक्विलिब्रियम केवल और केवल किसके साथ चेंज होगा? टेम्परेचर, ठीक है। और फाइनली हमारे लिए गोल्डबर्ग एंड वागे ने अपने इस लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू आपको किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना सिखाया है। हमें पूरे चैप्टर में अब इसी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें हर रिएक्शन के लिए अब इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते आना चाहिए। हाँ, ठीक है, इस चीज पर मैं अभी नहीं आ सकता हूं।
क्या होगा अगर अब मैं कोफिशिएंट चेंज कर दूं, है ना। अभी मैंने सिंपल जो आपको एक्सप्रेशन बताए हैं उनमें मैंने एक्सप्रेशन 111 कोफिशिएंट लिया है। अगर कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब हमें ये बार बार नहीं लिखना, बस ये एक बार 11th के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, लॉ पता होना चाहिए। अब हमें केवल डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है, तो अब इसका एक्सप्रेशन में क्या होगा, है ना, जनरल फॉर्म क्या हो चुका है, प्रोडक्ट हमेशा कहाँ रहेंगे आपके ऊपर, रिएक्टेंट कहाँ रहेंगे आपके नीचे, ठीक है ना। तो अब ये जो 2 आ गया ये कहाँ जाएगा, है ना, ए के साथ जाएगा। और कैसे जाएगा, ये हमेशा कोफिशिएंट जो भी होगा ये पावर में चले जाएगा आपका, ए की पावर कितना हो जाएगा 2। कैसे, देखो 2a प्लस बी है, तो क्या मैं इसे a प्लस बी भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो अब अगर आप RF का एक्सप्रेशन लिखोगे तो यू विल राइट a इंटू बी विच इज नथिंग बट क्या हमारा a स्क्वायर इंटू बी, ठीक है ना। तो पहले मैंने समझाने के लिए सिंपल कोफिशिएंट 1 लिया है, अब बस मैं रफ हिंट दे रहा हूं कि अगर कोफिशिएंट आएगा तो वो हमेशा किस में जाएगा आपका, पावर में, है ना। और आरबी तो अभी भी सेम ही रहेगा, c इंटू डी। तो दैट्स वाई अब, है ना, हमें केवल के क्यू का डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। तो आखिरी बार समझाने के लिए बस कि कोफिशिएंट आएगा तो उसका रोल क्या होगा, के क्यू इज इक्वल्स टू सी इंटू डी अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी, अब जैसे जनरल एक्सप्रेशन में दे रहा हूं 3a प्लस 2b गिव्स, है ना, c प्लस 4d, तो बताइए इसका क्या होगा एक्सप्रेशन हमारा। या चौथा अगर मैं आपको दे रहा हूं, है ना, n2 प्लस 3h2 गिव्स 2nh3, तो इनके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। What will be the expression for, है ना, K equilibrium for third, it is C into D की पावर 4, है ना। तो we just have to write this final expression, अब ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। और इधर A की पावर 3, B की पावर 2, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप इसका लिखोगे K क्यू, तो इट विल बी इक्वल टू NH3 की पावर 2 अपॉन N2 और इंटू H2 की पावर 3, लिख लेंगे सभी, है ना। तो इस तरह से पहले तो हमने KQ की बात करी, फिर हम लोग इसको KC और KP में बदलेंगे। पहले KQ समझ लो क्या होता है, KC KP पर बात। अब इसमें बस एक जो नई चीज आई पहले हम लोग उससे देख लें कि एक्टिव मास क्या है। तो एक्टिव मास का सीधे सीधे मतलब है ना, नाम से ही है कि वो मास जो एक्टिव हो। अब कौन सा मास एक्टिव होगा, जो रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका बस मीनिंग यही है हमारा कि, है ना, मास विच इज एक्टिव, मास विच इज एक्टिव दैट इज, मास विच इज एक्टिव दैट इज फर्स्ट participate in any reaction, mass which is active that is first participate in any reaction is known as active mass, and it is represented by स्क्वायर ब्रैकेट ना। इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट वहां बनाया क्योंकि एक्टिव मास का जनरल सिंबल आपका
स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, और इसकी जो फॉर्मूला होता है सीधे सीधे एक्टिव मास का एम लिख दे रहा हूं, दैट इज है ना नंबर ऑफ, बेसिकली एक्टिव मास सिंपली कंसंट्रेशन होता है ना, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है ना, और आप इसे पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हो, बट ओनली फॉर किनके लिए, गैसेस। अगर गैसेस हुई तो पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हो, और क्यों ले सकते हो, बिकॉज वी हैव फिनिश द गैसियस स्टेट, कि अगर गैस होगी तो वी कैन यूज द इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू nRT, और P बराबर क्या हो जाएगा हमारा n/v इंटू RT, और ये तो n/v ही है, सही ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो गैसेस के लिए प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि R भी कांस्टेंट है, और जब तक नहीं बोला जाता है तो टेम्परेचर आपको हमेशा क्या लेके चलना रहता है, कांस्टेंट। ठीक है ना, तो दैट्स वाई मैंने Kc और Kp बोला था, कि अगर आप कंसंट्रेशन यूज करोगे तो Kc हो जाएगा, प्रेशर यूज करोगे तो Kp हो जाएगा, है ना। तो पहले हमने Keq की बात करी है, अब हम लोग Kc Kp में आ रहे हैं। ठीक है ना, यूनिट की अगर आप बात करोगे, अगर आप कंसंट्रेशन लोगे तो उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और अगर आप पार्शियल प्रेशर लोगे तो उसकी यूनिट क्या होगी आपका, ATM। ठीक है, और इसमें एक चीज आपको इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लेना है नीचे की, whenever solid oblique liquid oblique both, whenever solid oblique liquid oblique both, solid हो या liquid हो या दोनों हो, है ना, appears with gas, appears with gas, है ना, then their active mass will remain constant, then their active mass will remain constant and taken as unity, hence they will not appear in expression of equilibrium constant, hence they will not appear in expression of equilibrium constant। तो वो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब, समझे मेरी बात, ठीक है ना। तो ये आपको रूल अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी बस ध्यान रखना। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ द फॉलोइंग, पहला दिया है आपसे 2.8 ग्राम ऑफ N2 in 10 लीटर ऑफ कंटेनर, सेकंड दिया है जैसे आपसे, है ना, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 20 लीटर ऑफ कंटेनर। ठीक है, क्या हो जाएगा फर्स्ट का, है ना। अब चूंकि आपको मास और वॉल्यूम दिया तो आप क्या निकालना जा रहे हो, कंसंट्रेशन। ठीक है,
तो आप इसे एक्टिव मास बोलोगे नहीं, आप इसे क्या प्रोनाउंस करोगे? आप कंसंट्रेशन। और अगर आप प्रेशर निकालोगे तो तब आप उसे प्रोनाउंस भी क्या करोगे? पार्शियल प्रेशर। तो अब एक्टिव मास की टर्म खत्म हो जाएगी यहीं से। जिसमें आप निकाल रहे हो, अगर आप कंसंट्रेशन में निकालोगे तो यू हैव टू यूज द वर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। और कंसंट्रेशन का भी साइन स्क्वायर ब्रैकेट ही होता है। तो आई विल से एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ N2, ज्यादा बढ़िया कंसंट्रेशन ऑफ N2 ही रहेगा। और वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 2.8 अपॉन 28, ये तो मोल्स हो गए, डिवाइडेड बाय 10। तो 0.1/10 मतलब 0.01 मोल पर लीटर, है ना। और सिमिलरली अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ O2 बोलूंगा अगर, तो इट विल बी 16/32 मोल्स हो गए। मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमारा गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करो, 16/32 अपॉन 20, तो ये 1/40 मतलब 0.025, नहीं 1/20 है ना, 0.05 हो जाएगा ना, 1/20 का मतलब, ठीक है। तो निकाल सकते हैं एक्टिव मास सभी। चलो, तो अब लिखना हमारा अगली चीज 1/40, तो 0.025 सही था ना। चलो, नेक्स्ट लिखना हमारा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइप। तो पहला लिखना हमारा इसमें, when active mass is expressed in terms of concentration, when active mass is expressed in terms of concentration, then इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। हमने देख लिया एक्टिव मास को आप दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर, है ना। तो उसमें पहला है व्हेन एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नोन एज Kc। अब जो आपने नीचे EQ लिखा था, अब उसकी जगह C लिख दोगे, है ना। तो इस Kc में K का मतलब क्या है आपका? कांस्टेंट। तो ये K तो अभी भी कांस्टेंट के लिए ही है, और C आपका किसके लिए है? कंसंट्रेशन के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ Kc, ठीक है। तो अगर मुझे बोला जा रहा है इस रिएक्शन के लिए कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, है ना। यहां पर फिजिकल स्टेट का पता होना जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी रूल लिखा है कि सॉलिड लिक्विड हो जाएगा तो वो गैस के साथ, तो वो Kc के एक्सप्रेशन में या Kp के एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन या एक्टिव मास कांस्टेंट होता है जो यूनिटी। तो अगर आप मुझे ये रिएक्शन दी गई है और मुझे इसके Kc का एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा इसको क्या, है ना। कंसंट्रेशन का भी सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट ही होता है, बट अब इसे प्रोनाउंस भी आप कंसंट्रेशन ऑफ क्या करोगे? NH3 का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। ये मीनिंग है Kc का, ठीक है ना। तो Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब। ये हमारा पहला है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ना। अभी एक एक एग्जांपल ही बताऊं, क्योंकि फिर इकट्ठे कराऊंगा। सेकंड है हमारा व्हेन एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड
when active mass is expressed in terms of when active mass is expressed in terms of partial pressure, then when active mass is expressed in terms of partial pressure, then equilibrium constant is termed as Kp. वापस है ना, इसमें K का मतलब तो क्या है आपका कांस्टेंट, और नीचे जो P लिखा हुआ है इसका मतलब है क्या आपका पार्शियल प्रेशर है ना। तो इस वजह से आप इसे Kp बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं इसी रिएक्शन को ले लेता हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे इसमें Kp का एक्सप्रेशन लिखना हो, ठीक है, तो K पार्शियल प्रेशर के लिए ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, ये है ना। पार्शियल प्रेशर को तो किससे लिखा जाता है, P और उसके नीचे गैस का नाम। तो इस PNH3 को क्या प्रोनाउंस करेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, है ना। बट चूंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है तो आपको ये नॉर्मल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, है ना। नहीं लगाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे नीचे N2 में आप नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 ही है। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब, है ना। तो ये नॉर्मल ब्रैकेट है, और वो भी तब जब पावर होगी, अदरवाइज तो लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा किसका, Kp, है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट अब कंसंट्रेशन के लिए यूज होगा, और P किसके लिए यूज होगा, आपका पार्शियल प्रेशर। अब Kp किन रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होगा, Kp में आप पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हो, और पार्शियल प्रेशर किन के लिए होता है, गैसेस। तो Kp इज डिफाइंड ओनली फॉर दोस रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 1 गैस। कम से कम एक गैस तो हो, ज्यादा हो तो अच्छी बात है। तो नीचे नोट कर लेना इस चीज को भी कि Kp इज डिफाइंड only for those reaction Kp is defined only for those reaction which involves at least 1 gas. Kp is defined only for those reaction which involves at least 1 gas. Kp केवल उनके लिए डिफाइंड है जिनमें कम से कम क्या हो, आपकी एक गैस हो। बस ये ध्यान देना, एक से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो एक चीज और कर लें, Kp Kc के एक्सप्रेशन लिखा ही हुए हैं। तो नेक्स्ट लिखो हमारा यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। देखो अब मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूं, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, है ना। मैं तो इसी से ले रहा हूं। तब अगर मुझे यूनिट ऑफ इस रिएक्शन के Kc की निकालनी हो, सही है। Kc का मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किस में आता है, मोल पर लीटर। तो ऊपर मोल पर लीटर की पावर कितनी आएगी आपका, 2। नीचे क्या, इसके लिए मोल पर लीटर, इसके लिए मोल पर लीटर का क्यूब। दैट मीन नीचे टोटल क्या हो गया मेरा, मोल पर लीटर की पावर 4, ऊपर 2 है। तो नेट यूनिट क्या हो गई मेरा, मोल पर लीटर की पावर -2, ठीक है ना। यहाँ लीटर पर मोल स्क्वायर भी, बट हम लोग माइनस के फॉर्म में ज्यादा लिखेंगे। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की Kc की यूनिट हो गई मोल पर लीटर की पावर 2। तो इन जनरल अगर मुझसे जनरल बोला जाए, बार बार मैं एक्सप्रेशन लिख के थोड़ा लिखा लूंगा, है ना। मैं तो केवल रिएक्शन देख के ही उसकी यूनिट बता सकता हूं। इन जनरल आपका यूनिट ऑफ Kc जो होता है, इट इज मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर यूनिट ऑफ Kc, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, जहां पर डेल्टा एन का मतलब क्या है, डेल्टा किसे रिप्रेजेंट करता है, चेंज को,
और n मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा n का मतलब है हमारा, है ना, NP नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, P मतलब प्रोडक्ट और R मतलब रिएक्टेंट। तो ये आपका डेल्टा n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, रिएक्टेंट। ठीक है। जैसे आप इस रिएक्शन के लिए बात करो तो आपको ये तो केवल एक एग्जांपल समझाने के लिए मुझे करवाना पड़ा, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका डेल्टा n निकाल सकते थे। कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, 1 इसका और 3 इसका, तो 1 + 3 कितना हो गया हमारा, 4। तो इसलिए डेल्टा n की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो आप देख लो, इसलिए पावर भी कितनी आई आपकी, -2। तो हमें फाइनल वाला फॉर्मूला याद रखना है बस, कि जनरल यूनिट ऑफ केसी, अब हमें एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कभी किसी रिएक्शन की केसी की यूनिट पूछी जाती है, सीधे मोल पर लीटर की पावर डेल्टा n, जहां पे डेल्टा n इस तरीके से निकलेगा। ठीक है ना। और लास्ट चीज बस, केपी की यूनिट भी देख लो। तो फॉर दैट अगेन आप अपना एक बार एक्सप्रेशन लिख लेना, ना, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन लिख लिख के खूब प्रैक्टिस करनी है। इन एक्सप्रेशन में भी बच्चा खूब गड़बड़ करता है 11th का। तो अब अगर मैं यूनिट ऑफ केपी की बात करूं, केपी मतलब पार्शियल प्रेशर, तो प्रेशर में प्रेशर की यूनिट क्या रखी जाती है, एटीएम। तो ऊपर क्या रखूंगा मैं, एटीएम स्क्वायर। ठीक है ना। इसके लिए एटीएम इंटू एटीएम का क्या, आपका क्यूब, है ना। तो आप वापस देख सकते हो कि नीचे एटीएम की पावर कितनी हो गई, 4, और ऊपर एटीएम की पावर 2 है। दैट मीन फाइनली क्या बचा मेरे लिए, एटीएम की पावर -2। ठीक है ना। बस, तो इससे मैं वापस जनरल यूनिट बोल सकता हूं कि इन जनरल जो होगी फॉर यूनिट ऑफ केपी, इट इज एटीएम की पावर डेल्टा n, है ना। बस इज्जत से बोलना पड़ेगा, जी, है ना। जी लगाते तो इंडिया में आदर भाव मिलता ना, इज्जत। तो इसमें और उसमें वही फर्क है, इसमें आपने केवल डेल n बोला, उसमें आप डेल्टा n जी बोलोगे उसे इज्जत से। और डेल एनजी का मतलब है हमारा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, बट कौन से वाले, जो गैसियस फेस में होंगे। क्योंकि अगर आप केपी बोल रहे हो तो आप केवल गैस से डील करोगे, और माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कौन से वाले, जो वापस गैसियस फेस में होंगे। तो डेल एनजी का मतलब है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेस। ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम लोग अब खूब सारे एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में करेंगे।